વાત કરીએ તો આસારામ સામે યૌન શોષણની ફરિયાદ કરનારી સુરતની પીડિતાને આખરે ફરી એક વખત સુરત લાવવામાં આવી છે। રહસ્યમય સંજોગોમાં ગુમ થયેલી યુવતી મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરથી મળી આવી હતી અને પોલીસે તેને કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી હતી। પોલીસની પૂછપરછમાં યુવતીએ જણાવ્યું છે કે તે નિવેદન બદલવા નથી માંગતી। તેણે જે કંઈ કહેવું હશે તે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ કહેશે। પીડિતાએ એમ પણ જણાવ્યું કે તેના પર કોઈ પણ પ્રકારનું દબાણ નથી, તે તેની મરજીથી સુરત છોડીને જતી હતી। તો પછી શા માટે સુરત પોલીસે તેના ગુમ થવાની ફરિયાદ નોંધાવી તેવો પણ પ્રશ્ન યુવતીએ કર્યો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આસારામ સામે યૌન શોષણની ફરિયાદ નોંધાવનારી આ પીડિતાએ થોડા દિવસ અગાઉ ગાંધીનગરની કોર્ટમાં વકીલ મારફતે CRPCની કલમ 164 મુજબ ફરી નિવેદન નોંધવા અરજી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે તેની અરજી ફગાવી દીધી હતી। બીજી તરફ તે દિવસ બાદ પીડિતા લગ્ન સમારંભમાં જવાનું કહીને બાળકો અને પતિ સાથે સુરત છોડીને જતી રહી હતી। ત્યારથી સુરત પોલીસ તેને શોધવા દોડી રહી હતી। પીડિતાને સુરક્ષા આપનારા સુરક્ષાકર્મીઓ તરફ શંકાની સોય તાકીને પણ પોલીસે તેમની પૂછપરછ કરી હતી। ये केस के रिलेटेड मुझे मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ विशेष निवेदन देना है, उसी हिसाब से मैं अहमदाबाद अपने वकील की सलाह लेने और जो भी लीगल प्रोसेस है इसकी, उस बीच में ही मैं अहमदाबाद में ही थी और मेरा कोई मिसिंग नहीं हुआ है। अभी जो आप लगातार टीवी में देख रहे थे कि साधिका का मिसिंग हो गया और उन पे कुछ विशेष दबाव है, प्रेशर है, ऐसी सब बात बाहर आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ही, मुझे जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जो निवेदन देना है उसी लीगल प्रोसेस में ही मेरा समय लगा और मैं आज सुबह सामने से ही ये अपने कामरेज पुलिस स्टेशन में मैं और मेरा परिवार सामने से आए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि मिसिंग है और गुम है या फिर किसी के दबाव में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं फरियादी हूँ और मैं कभी भी निवेदन इस केस के विषय में कभी भी दे सकती हूँ। तो मेरा वही कार्य अभी चल रहा है। ये बताइए कि आप जब पुलिस स्टेशन से आपको सिक्योरिटी दी गई थी, उसके बावजूद जब आपको जाना था तो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी? नहीं, मेरा जो जहाँ पर केस चल रहा है अहमदाबाद, तो उस पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन थी कि मैं यहाँ से मतलब कि इस केस के विषय में ही जो कुछ काम है वो अहमदाबाद कोर्ट में है। मैंने उस यहाँ से जाने से पहले 2 दिन पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने अहमदाबाद में गांधीनगर कोर्ट में मुझे कुछ बयान देना है, तो आप मुझे तारीख दिलवाइए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई आप बयान नहीं दे सकती, जो है वो ही रहेगा। तो फिर मुझे मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा और वकील के थ्रू ये लीगल प्रोसेस अभी चल रही है। आपने पुलिस सूरत पुलिस ने मिसिंग की फरियाद दाखिल क्यों की आपके खिलाफ? सूरत पुलिस ने मिसिंग की फरियाद क्यों की, अगर आप इनको बता के गए थे? सूरत पुलिस ने मिसिंग की फरियाद क्यों की वो मुझे नहीं पता, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए। बाकी मिसिंग की फरियाद दाखिल क्यों, वो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि मिसिंग की फरियाद दाखिल क्यों की, जब मैं अहमदाबाद में कोर्ट में मेरी साइन से वो कागज चल रहे हैं, मेरा फोटो लग रहा है, मेरा लॉयर बोल रहा है कि वो है यहाँ पर। जैसे ही मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि वो बयान दे सकते तो मैं तुरंत सामने आ जाती, लेकिन इन लोगों ने क्यों ये मिसिंग की फरियाद दाखिल की वो मुझे नहीं पता। आप इंदौर कैसे पहुंचे सूरत से? सूरत से इंदौर हम लोग उज्जैन, अहमदाबाद का काम सूरत से नहीं, मैं अहमदाबाद में ही थी, ये जो काम चल रहा था मेरा लीगल प्रोसेस। और फिर हम उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने गए थे, वहाँ मुझे पता चला, मैं जहाँ रुकी थी वहाँ पर टीवी वगैरह कुछ माध्यम नहीं था कि मेरी मिसिंग की इतनी न्यूज़ चल रही है। फिर इंदौर में मुझे पता चला, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है उज्जैन से इंदौर, तब मैंने वहाँ पर मीडिया में बाइट दी कि मैं कोई मिसिंग नहीं हूँ, मैं जहाँ भी हूँ सुरक्षित हूँ और मैं अपने सामने से आ जाऊँगी और मिल लूंगी सबसे। एक आखिरी सवाल, आप बयान क्यों बदलना चाहती हैं, क्या वजह से? नहीं, मैं बयान बदलना नहीं चाहती हूँ। मुझे इस ये जो मैंने केस किया ना उसमें मुझे विशेष कुछ बयान देना है और वो मैं मजिस्ट्रेट के सामने ही दूंगी। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि हम ये करना चाहते, लेकिन उनके स्टेटमेंट के आधार पर ये कह सकते कि उन्होंने अहमदाबाद जहाँ पर इनकी तपास चल रही वो पुलिस को विशेष स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट समक्ष देना है, इस बारे में इतला की थी। प्रोसेस तो वो जहाँ जाना चाहते, जहाँ सुरक्षित वो महसूस करती है, वहाँ पर उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन से छोड़ दिया जाएगा और प्रोटेक्शन चालू रखा जाएगा। અને આજ વિશે વધુ માહિતી માટે વાત કરીએ અમારા સંવાદદાતા આઝમ સાલેહ પાસેથી। જી આઝમ, પીડિતા મળી આવતા પોલીસને રાહત થઈ હશે, પણ આ રીતે કોઈને કહ્યા વગર શા માટે પીડિતા જતી રહી હતી?
પ્રથમ તો ગત 15મી રોજથી આ પીડિતા ગુમ થઈ હતી ત્યારથી ઘણા બધા પ્રશ્નો સામે આવી રહ્યા હતા. પીડિતાનું અપહરણ થયું છે, પીડિતા ગુમ થઈ છે, પીડિતા ક્યાંક ચાલી ગઈ છે. પરંતુ ત્યારબાદ આ મામલો ગત સામે આવ્યો હતો કે મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોર ખાતે પીડિતાએ હોવાની વાત સામે આવી હતી અને ત્યારબાદ આજ રોજ પીડિતા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે હાજર થઈ છે અને સમગ્ર મામલા ઉપરથી પડદો હવે હટી ગયો છે. આઝમ, પીડિતાનો દાવો છે કે તેના પર કોઈ દબાણ નથી, તો પછી કઈ રીતે તેના નિવેદન બદલવાની વાત સામે આવી? જી, વાત એકદમ સાચી છે. કારણ કે ગુમ થયા તે પહેલે જ પીડિત ફરિયાદી છે જેને આસારામ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરી છે, એણે CRPC 164 મુજબનું નિવેદન ફરી લેવાની અરજી કરી હતી, પરંતુ તે હાઈકોર્ટે ખારીજ કરી નાખી હતી અને ત્યારબાદ આ પીડિતા ક્યાંક ચાલી ગઈ હતી, ગુમ થઈ ગઈ હતી. એટલે આ બાબતો જોવાના સામે આવી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસની તપાસ બરાબર થવી જોઈએ. કારણ કે કયા કારણોસર પીડિતા સુરતથી ઇન્દોર સુધી ગઈ હતી, કોની મદદ લેવામાં આવી હતી, ઇન્દોર ખાતે ક્યાં રહી હતી, આ બાબતની પણ પોલીસે ખાસ કરીને પૂછતાછ કરવી જોઈએ. જી આઝમ, ધન્યવાદ માહિતી આપવા બદલ.